और 8 लोगों ने ज्वाइन किया है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जैसा नाम से ज़ाहिर है हमने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करना है। और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स की एप्लीकेशंस होती हैं जो हम डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जो एक कंप्यूटर के ऊपर रन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं विंडोज़ को देखूँ, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, क्योंकि इसको मैं मेरे सिस्टम के अंदर ये इंस्टॉल है और मैं उसको वहीं से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं देखूँ कि जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है या कोई गेम है, कोई भी इस तरह की जो एप्लीकेशन आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होती है, दैट इज़ नाउन एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन। The other type of application is web application that is hosted on a web server and can be accessed using client systems. For example, मैं गूगल की एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए मैं लिखता हूँ www.google.com. Actually that is a web application that is hosted on a Google server and I am going to request that server to send me a page. तो एक एप्लीकेशन इस तरह की भी हो सकती है जो आपके मोबाइल के ऊपर रन हो, दैट इज नोन एज मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन आगे फर्दर अगर देखें तो उसकी मल्टीपल टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल किसी एंड्रॉयड सिस्टम के ऊपर आपने एप्लीकेशन रन करनी है तो दैट विल बी नोन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अगर आपने iOS के लिए बनानी है, आईफोन के ऊपर जो एप्लीकेशन रन होगी तो iOS की एप्लीकेशन आपको बनानी पड़ेगी। कुछ विंडोज़ फ़ोन होते हैं जिसके अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो विंडोज़ एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं। तो बहरहाल हमने ना एक्चुअली जो रोड मैप होता है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, उसमें ये होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम पढ़ते हैं C++, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल C++ के अंदर पढ़ते हैं और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम जावा के अंदर पढ़ते हैं। और जावा के अंदर हम उस मीन्स विजुअल प्रोग्रामिंग को देख लेते हैं, फॉर्म्स किस तरह से बनते हैं, उनके अंदर कंपोनेंट्स कैसे ऐड होते हैं, उन कंपोनेंट्स के अंदर कैसे वैल्यू लगाई जा सकती है, उनकी वैल्यूज़ को बैकएंड पे फैच कैसे किया जाता है, डेटाबेस पे कैसे स्टोर किया जाता है। तो डेटाबेस आपको किसने पढ़ाई है? थर्ड सेमेस्टर में ऑफर हुई थी आपको डेटाबेस? जी सर, इकराम राज साहब ने पढ़ाई थी। गुड। उन्होंने उसके अंदर उसके लिए कौन सा डेटाबेस सर्वर यूज किया था? SQL सर, SQL MySQL सर्वर यूज किया था। वेरी गुड। उसके लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया था उसके? सर ने ओरेकल यूज किया था सर ने। सर ओरेकल पढ़ा था उसमें। ओरेकल पढ़ा है, अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि उसमें आपने कोई प्रोजेक्ट किया था? डेटाबेस का कोई प्रोजेक्ट किया था? यस सर, वो डेटाबेस ही बनाई थी, बस उसका UI नहीं था बनाया। UI नहीं बनाया था। आप में से कोई बंदा फ्रीलांसिंग करता है? नहीं करता। ये अक्सर देखने में आया है कि हमारे जो सीनियर बैचेस होते हैं ना, ये नालायक होते हैं। जो आपके जूनियर्स हैं वो आपसे ज़्यादा अपनी इस्तेदाद को इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी इस डिफरेंस को महसूस किया? कभी नहीं महसूस किया। मुझे ये बताएं कि आपके जूनियर्स भी अभी C++ के अंदर ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं? तो बोल तो दो। इसके बारे में नॉलेज नहीं है। नहीं नॉलेज है आपको? चलो यार, आपको ना थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं होना आपने। मैं आपके साथ हूँ। जहाँ जहाँ पे आपको मुश्किल पेश आएगी आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो गैप होता है वो बिल्कुल हमने ख़त्म कर देना है। एक मामूली सा पता चलना चाहिए कि अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ ना, बार बार कर रहा हूँ, तो उसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। ये फ़र्क होना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट, बाकी कोई आप क्वेश्चन करें, जितने मर्जी आप क्वेश्चन करें, उनके आंसर मैं दूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम, आप काम कर रहे हैं और काम के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ जाती है, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आप कंसल्ट कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है किसी किस्म का। मेरा इरादा ये है कि मैं आपको पढ़ाऊँ और आपको कुछ सिखाऊँ। आपने फ़ीस पे की है तो आपने भी इसी मकसद के लिए फ़ीस पे की है कि आप कुछ सीखें। आपकी डिग्री तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। 3 साल आप पढ़ चुके हैं, 1 साल रह गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने क्या सीखा है 3 सालों में।
और अगर आप इसी डगर पे चलते रहे जिस डगर पे आप चल रहे हैं तो अगले 1 साल में आप क्या सीखेंगे ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब आपने अगर किसी भीड़ के अंदर नुमाया नज़र आना होता है तो उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो चूँकि बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हर साल, तो कई यूनिवर्सिटियाँ ऐसी भी हैं जो हर साल 2 मरतबा इनटेक लेती हैं और 150, 200 ग्रेजुएट्स जो है वो हर एक सेमेस्टर के अंदर उनके प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के भी अगर देखा जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी 150 स्टूडेंट्स आईटी के अंदर लिए जाते हैं, 150 कंप्यूटर साइंस के अंदर लिए जाते हैं, 150 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मॉर्निंग में लिए जाते हैं। इसी तरह जो है वो आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस जो है ये 100 स्टूडेंट्स जो है वो इवनिंग में भी लिए जाते हैं। तो तकरीबन 300 स्टूडेंट्स इवनिंग में हो जाते हैं और तकरीबन 450 स्टूडेंट जो मॉर्निंग में हो जाते हैं। 750 स्टूडेंट हम यहाँ से ग्रेजुएट कर रहे हैं जो कि आईटी के फील्ड के अंदर जाके आगे उन्हें सर्व करना है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी 700 बंदा प्रोड्यूस कर रही है, तो यूनिवर्सिटीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अगर 2-2 इनटेक्स ले रही हैं तो आपने अपनी नुमाया जगह अपने आप को किसी के सामने लेके आने के लिए आपको कितनी मेहनत दरकार होगी। यकीनन अभी तक जो कुछ आपने किया है, यकीनन आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे। मैं उन कंसेप्ट के ऊपर ना आपको कोई चैलेंज करता हूँ और ना ही मैं कोई उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सीखा है। मैंने जो सिखाना है मैंने स्क्रैच से शुरू करना है और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बड़ी दिलजमी के साथ उसको पढ़ेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप डिस्कस करेंगे। जब कोई आपको असाइनमेंट दी जाएगी तो उस असाइनमेंट को खुद बनाएंगे। असाइनमेंट कोई आपके ऊपर बोझ नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, कोई आपको फेल करने का टूल नहीं है। असाइनमेंट जो है वो जस्ट एक ऐसा टूल है कि आपको जो कंसेप्ट दे दिए गए हैं उन कंसेप्ट को आप अप्लाई करना सीख लें, बस उसको अप्लाई करना सीख लें। एक ऐसे ही है ना जैसे आपने किसी से ड्राइविंग सीखनी है, वो सीट के ऊपर बैठ के आपको गाड़ी चला के बताता है कि गाड़ी को इस तरह चलाना है, ऐसे स्टीयरिंग घुमाएंगे तो गाड़ी इस तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे घुमाएंगे तो इस तरफ मुड़ जाएगी, ये पैडल जो है ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक का पैडल है, ये क्लच के लिए है, वो सारी चीज़ें बताता है और आपको गाड़ी चला के बताता है। फिर वो कहता है कि मैंने आपको बताया है ना कि गाड़ी किस तरह चलानी है, अब ज़रा आप सीट पे आओ और आपने ना अभी इस गाड़ी जो है वो चलानी है, वो क्लियर रोड है तो उस रोड के ऊपर आपने गाड़ी चलानी है, यहाँ से लेकर वहाँ तक गाड़ी चलानी है। उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो चाहता है कि एक्सीडेंट हो जाए। वो बंदा ये चाहता है कि आपको जो चीज़ समझाई है, जो मैंने करके दिखाई है, वो आप खुद भी करें ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। असाइनमेंट का यही मकसद होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो। अगर आप लोग असाइनमेंट खुद करते हैं तो वो यकीनन इंप्रूव होता भी है। अगर आप असाइनमेंट इधर उधर से मांग के कॉपी करके टीचर को चीट करने की कोशिश करते हैं तो आप उस वक्त ये समझ नहीं हो रहे होते कि टीचर को आप चीट नहीं कर रहे, आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। ऐसे ही है ना जैसे आप मुझे कहें मैं लेट्स सपोज आपको गाड़ी सिखा रहा हूँ गाड़ी चलाना, और जब मैं आपको कहूँ कि चलो आओ यार सीट पे, अब आपने गाड़ी चलानी है, आप किसी दोस्त से कहो यार चल थोड़ी देर के लिए चला दो गाड़ी, ताकि टीचर को ये पता चले कि इस बंदे को गाड़ी चलानी आती है। अगर मुझे ये पता चल भी जाए, लेट्स सपोज मैं ये मान भी लूँ कि ठीक है जी जो उस बंदे ने गाड़ी चलाई है ना आपके दोस्त ने, वो मैं आपके क्रेडिट में डाल देता हूँ, तो क्या आपने इस मकसद के लिए उस गाड़ी की ड्राइविंग सीखने के लिए इतनी फीस पे की थी? आपने टाइम निकालना था, आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे कामों को आपने पोस्टपोन करके वो क्लासेस लेते रहे, और जब गाड़ी चलाने की बारी आई तो आपने किसी दोस्त को कहा कि आप चला के ज़रा दिखा दो, तो एक्चुअली वो आप मुझे चीट नहीं कर रहे, आप अपने आप को चीट कर रहे होंगे। ये बात अच्छी तरह से ज़हन बना लें कि असाइनमेंट्स में कोई इतनी हार्ड डेडलाइंस नहीं है कि आपने वो किया नहीं है काम तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा, ऐसा बिल्कुल कोई मकसद नहीं है। आपकी असाइनमेंट नहीं हो पा रही है, आप मुझे प्रॉब्लम बताएं, मैं उसको सॉल्व करूंगा आपके साथ, और असाइनमेंट भी आप डेडलाइन को एक्सटेंड करवा लें। जब आपकी असाइनमेंट आप खुद उसको कर लें, समझे कि मैंने ये कर लिया काम, तो आप उसको सबमिट कर दें। अगर आप वो असाइनमेंट में लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता आपके 0 लग भी जाते हैं कि आपने असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं करवाई और आप उस असाइनमेंट को खुद कर लेते हो बाद में, वो मार्क्स मैटर नहीं करते, वो लर्निंग स्किल्स हैं जो मैटर करती हैं। मेरे ऐसे भी दोस्त मौजूद हैं जिनको डिग्री नहीं मिल सकी थी, लेकिन वो बहुत अच्छे मार्केट के अंदर कमा रहे हैं। आपका फील्ड ही ऐसा है
कि डिग्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपने फील्ड में अगर एक्सपर्ट हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, डिग्री वहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड होती है। तो डिग्री या डिग्री के ऊपर जो ग्रेड्स आते हैं आपके, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, वो जस्ट आपको इंटरव्यू की हद तक कॉल करवा लेते हैं। बाकी वहाँ पे आपकी स्किल्स होती हैं जो मैयर की जाती है और उसकी बेस के ऊपर आपको जॉब ऑफर की जाती है या सैलरी ऑफर की जाती है या इंटर्नशिप ऑफर की जाती है। तो मैं जो है वो आपको स्क्रैच से लेके चलूँगा। हम जो रोड मैप यूज़ करेंगे वो ये है कि हमने सबसे पहले .NET टेक्नोलॉजीज़ का बताना है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप लोग फेमिलियर हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या चीज़ है, .NET फ्रेमवर्क क्या है, .NET फ्रेमवर्क से ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अभी आपने परेशान नहीं होना। वैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ना है। .NET फ्रेमवर्क के अंदर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब फॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट्स के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल्स के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं यूजिंग द .NET टेक्नोलॉजीज़। .NET के अंदर बहुत ज़्यादा एक मेहनत करने वाली टीम बैकएंड पे मौजूद है। आपको पता है जिस तरह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक जो है वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बहुत पाकिस्तान के अंदर मोर देन 80% लोग जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रिलायबल है, ईजी टू यूज़ है, फ्लेक्सिबल है, यूज़र फ्रेंडली इसका इंटरफेस है। उसके अंदर जो है ना वो .NET आप देखिए, आप MS वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, आप क्यों यूज़ करते हैं इनको? बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद है वर्ड के लिए, एक्सेल के लिए, कोई इस तरह स्प्रेडशीट एप्लीकेशन मौजूद है, एडिटर्स मौजूद हैं, लेकिन आप इनको क्यों प्रेफर करते हैं, इनको क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये ईजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है। तो हमने जो एप्लीकेशन बनानी है ना वो भी .NET टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए बनानी है। उसके .NET टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं, हमें एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, हमें एक एडिटर चाहिए होता है जिसके ऊपर हम प्रोग्राम को राइट करें, हमें एक कंपाइलर चाहिए होता है जो हमारे उस कोड को कन्वर्ट कर दे, बैकएंड पे जो ऑब्जेक्ट कोड है या मशीन कोड है उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर दे। और फिर हमें एक रन टाइम चाहिए होता है, वो क्लासेस चाहिए होती है जिनके अंदर हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस लिखे हुए हैं और उन फंक्शंस को यूज़ करना है हमने, वो फ्रेमवर्क चाहिए होता है और वो क्लासेस चाहिए होती हैं जिन क्लासेस को यूज़ करके मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, उसकी एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को। तो ये जो फ्रेमवर्क है .NET टेक्नोलॉजीज, इसमें जो हमने ASP.NET, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है। ASP.NET के अंदर इसके हमें वो सारे के सारा एनवायरनमेंट मिलता है कि जो हमारे कोड को ASP.NET के कंट्रोल्स को HTML के कंट्रोल्स में कन्वर्ट करके आपके ब्राउज़र को भेजता है और वहाँ से आपका जो ब्राउज़र से इनपुट लेके बैकएंड पे जो सर्वर साइड पे C# का कोड लिखा हुआ है उस कोड को भेजता है और उस कोड के ऊपर मीन्स कि जितनी भी प्रोसेसिंग करवानी है वो सर्वर साइड पे प्रोसेसिंग करवा कर उसका रिजल्ट आपको रिस्पांस के तौर पे क्लाइंट साइड पे भेजता है। .NET फ्रेमवर्क वालों ने C# आपको प्रोवाइड की है बैकएंड के लिए, ASP.NET प्रोवाइड की है आपको फ्रंट एंड पे जो आपके कंट्रोल्स नज़र आते हैं वो बनाने के लिए। जिस तरह जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी है ना, इस तरह .NET का एक अपना फ्रेमवर्क है जिसको बोलते हैं ब्लेजर फ्रेमवर्क। जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, एक्चुअली स्क्रिप्टिंग दो तरह की होती है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। आपको ये पता ही होगा कि HTML जो है दैट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज़ नॉट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्कअप लैंग्वेज एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? इन द मार्कअप लैंग्वेज यू कैन ओनली डिस्प्ले सम कंट्रोल्स, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ लॉजिक। अगर आपने कोई भी लॉजिक परफॉर्म करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B तो ये एक्शन परफॉर्म कर दो, अदरवाइज कोई अल्टरनेट ऑप्शन जो है वो चूज़ करो। तो ये A इज़ लेस देन B, दैट इज़ अ लॉजिक। ये कंपेयर करना ये आपकी HTML के बस की बात नहीं है। आप कहते हैं 2 + 2 कर दो तो HTML सिर्फ डिस्प्ले कर सकता है 2 + 2 लिखा हुआ, लेकिन ये 2 और 2 को ऐड नहीं करवा सकती क्योंकि दैट्स अ मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज जस्ट टू डिस्प्ले समथिंग ऑन दी ब्राउजर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये 2 और 2 को ऐड करके 4 कर दे तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज नीडेड। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज ऑफ 2 टाइप्स, one is server side scripting language and the other one is client side scripting language. For server side scripting language we use C# and you have been using for client side scripting language JavaScript is a client side scripting language.
अच्छा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं कौन कौन सी वो कहानियों में हमें डाल दी है, पता नहीं हम कौन से शिकंजे में आ गए। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बहरहाल ASP.NET को यूज़ करना है फ्रंट एंड वर्क करने के लिए। बैक एंड पे हमने C# को यूज़ करना है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए। और हमने ना वेब फॉर्म्स को चूज़ करना है। वेब फॉर्म्स को क्यों चूज़ करना है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हम ये कोर्स कवर करेंगे तो उसके बाद आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सको। दो तरह के फॉर्म्स हैं जो .NET फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है। एक है विंडोज़ फॉर्म और दूसरा है वेब फॉर्म। मैं वेब फॉर्म को हटा के विंडोज़ फॉर्म लगा दूँ फ्रंट एंड पे तो वो मेरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन जाती है। मैं उस डेस्कटॉप एप्लीकेशन से विंडोज़ फॉर्म को हटा दूँ और फ्रंट एंड पे वेब फॉर्म को ले आऊँ तो वो मेरी वेब एप्लीकेशन बन जाती है। तो इस वजह से मैं वेब फॉर्म से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि वेब फॉर्म से स्टार्ट करके मैं ये दोनों एक तीर से दो शिकार करना चाहता हूँ कि आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आप बिल्ड कर सकें और आपकी वेब एप्लीकेशन भी आप बिल्ड कर सकें। लेकिन हम पूरे सेमेस्टर के अंदर सिर्फ वेब फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, हम पूरे सेमेस्टर के अंदर वेब फॉर्म ही पढ़ा करते थे। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर पूरे सेमेस्टर के अंदर वेब फॉर्म्स ही पढ़ा करते थे। वेब फॉर्म के ऊपर आप कंट्रोल्स कैसे लगाते हैं, वैलिडेशन कैसे ऐड करते हैं उसके अंदर, वेब फॉर्म से डाटा लेके सर्वर साइड पे कैसे भेजते हैं, सर्वर साइड से आगे डाटा को डाटाबेस के अंदर कैसे लेके जाते हैं, डाटाबेस से जो डाटा पिक करते हैं उसको हम कैसे सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे कैसे भेजते हैं, कैसे रेंडर करते हैं और एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाते हैं, एक पेज से डाटा दूसरे पेज पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मेन्यूज़ कैसे लगाते हैं, आप साइड बार कैसे बनाते हैं, फुटर कैसे बनाते हैं, हेडर कैसे बनाते हैं, ये हम डिटेल के अंदर वेब फॉर्म्स को पढ़ा करते थे। मसला ये था कि वेब फॉर्म्स जो है ना वो हमारी .NET जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो बहुत बेहतर काम करते थे, लेकिन क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस को डेवलप करने में प्रॉब्लम पेश आती थी। क्रॉस प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशंस हैं उनको डेवलप करने के लिए ASP.NET कोर फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ASP.NET कोर जो फ्रेमवर्क है दैट इज़ एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आप इसका कोड देख सकते हैं। ये फ्रेमवर्क अवेलेबल है, आप इसका कोड देख सकते हैं कि किस तरह से ये फ्रेमवर्क बिल्ड किया गया है, कौन कौन सी क्लासेस हैं, उनके अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, उन मेथड्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आप उसको चेंज करना चाहें अपने लिहाज से तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। मीन्स कि उन .NET की क्लास की कोई डेफिनेशन लिखी हुई है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं चाहता हूँ ये मेथड इस तरह नहीं बल्कि किसी और तरह से काम करे, किसी और वे में काम करे, तो आप उस डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं अपने मकसद के लिए। दैट इज़ द ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। मीन्स कि आप उसको जिस तरह ये जावास्क्रिप्ट इज़ ओपन सोर्स, PHP ओपन सोर्स है, पहले सिर्फ और सिर्फ ASP.NET की हद तक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ही इसको मैनेज कर रहा था। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज़ को एनालाइज किया, उस चीज़ को जज किया कि मार्केट के अंदर ओपन सोर्स का जो ट्रेंड है वो इतना आम हो गया है कि लोग मीन्स के ये क्लोज सोर्स या जो आपका एक मोनोपोली है हमारी, उसके रहते हुए हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, चेंज लानी पड़ेगी। तो उन्होंने फिर .NET फ्रेमवर्क को ओपन सोर्स कर दिया, फ्री कर दिया, कोई लाइसेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम थोड़ा सा टाइम वेब फॉर्म्स के ऊपर लगा के फिर ओपन सोर्स जो इसका फ्रेमवर्क है उसकी तरफ चले जाएं। हम पहले MVC को देखेंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या चीज़ होती है, MVC के अंदर एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। और MVC अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं कि वेब फॉर्म्स के बाद MVC के बाद हमारे पास कोई टाइम बच जाता है तो इंशाल्लाह हम ASP.NET कोर को भी ज़रूर देखेंगे। लेकिन ये है कि आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स की निस्बत, लिहाजा आप लोगों ने भरपूर साथ देना है। आप लोगों ने अपनी जो एक्टिविटीज़ है रोज़मर्रा की उनमें से एक टाइम मुख्तस करना है कि मैंने ये 2 घंटे 3 घंटे जो है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट को देने। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जब आप यहाँ से फारिग हो इस सेमेस्टर के बाद, उस वक्त आपके जहन में क्लियर हो कि सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, डेटाबेस के साथ उसकी इंटरेक्टिविटी कैसे करनी है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग कैसे करनी है, वन पेज साइट अगर बनानी है AngularJS वगैरह को यूज़ करके कैसे बनानी है। हमारा ये रोड मैप काफ़ी क्लियर है और काफ़ी लेंथी है। एक्सटेंसिव काम मैं भी आपको करवाऊँगा और आपको उससे कई गुना एक्सटेंसिव काम खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपने
इस कोर्स की हद तक पहुंचना है और फिर उसको आगे लेके मैंने चलना है। इस कोर्स को जो मैंने आगे लेके आपको चलना है वो बहुत ही इंशाल्लाह डिटेल के साथ हमने चलना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना आपने। तो आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि आपने विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से डाउनलोड करना है? www.microsoft.com। वहाँ से आपने डाउनलोड में जाना है और डाउनलोड में से विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है। विजुअल स्टूडियो जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे कौन सा विजुअल स्टूडियो आपने डाउनलोड करना है। एक है विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन। कम्युनिटी वर्जन का मतलब यही है कि जो कम्युनिटी के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, जिनकी जो कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन से बना है। फिर एक वर्जन है उनका प्रोफेशनल वर्जन जो प्रोफेशनल्स के लिए है, और एक अल्टीमेट वर्जन है। आपके लिए कम्युनिटी वर्जन काफ़ी है क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस करनी है वो कम्युनिटी वर्जन हमारे लिए सफिशिएंट है। हम उसके अंदर अपनी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी आपको सिखा सकते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क को ऐड कर सकते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए इसका MVC फ्रेमवर्क जो है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इवन जो है हम ASP.NET कोर जो है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। तो कम्युनिटी वर्जन हमारे लिए काफ़ी है। ये फ्री है, आपको बिल्कुल इसका कोई लाइसेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल वर्जन या अल्टीमेट वर्जन को चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको ट्रायल वर्जन देते हैं। आपको ट्रायल वर्जन एक्सपायर होने के बाद फिर आपको परचेज करना होता है, लेकिन कम्युनिटी वर्जन को के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन हमने कर लिया। कोर्स में होगा क्या, तो मैं आपको ना विजुअल स्टूडियो अभी आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीन में शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। विजुअल स्टूडियो ओपन करके मैं करना ये चाहता हूँ कि एक वेब फॉर्म डिज़ाइन करना चाहता हूँ। वेब फॉर्म डिज़ाइन करना चाहता हूँ। थोड़ा सा विजुअल स्टूडियो का इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, फिर मैं उसको अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँगा, और फिर मैं वेब फॉर्म की तरफ चला जाऊँगा। वेब फॉर्म में आपको बताऊंगा कि वेब फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं, मीन्स के यूज़र के साथ जो इंटरेक्टिविटी है वो कैसे करते हैं। आपने वेब इंजीनियरिंग के अंदर स्टैटिक पेजेस पढ़े हैं। स्टैटिक पेजेस वो होते हैं कि जो एक ही तरह का व्यू हमेशा देते हैं। जो एक जैद के लिए व्यू है वही बकर के लिए व्यू है, वही तीसरे बंदे के लिए, वही चौथे बंदे के लिए। लेकिन जो वेब एप्लीकेशन होती हैं उनने रन टाइम पे डायनेमिकली वो उनका व्यू जो है वो रेंडर होता है। आप लोग अपनी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं कि हमारी क्लास स्टार्ट हुए आधा घंटा गुजर चुका है और अभी तक सिर्फ 18 अटेंडीज़ हैं जिन्होंने इस क्लास को ज्वाइन किया हुआ है, और मोर देन 50% लोग क्लास ही नहीं ले रहे। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं होती है कि आप लोग लाजमी क्लास के अंदर बैठे रहें। मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि अगर मुझे कोई टास्क दिया गया है कि आप लोगों को किसी चीज़ के अंदर ट्रेन करना है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं। आगे आपको भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मेरा साथ दें, और जो लोग नई क्लास के अंदर आ रहे उनको बता दें कि बगैर क्लास लिए पास होना मुश्किल है। ठीक है ना? आप ये समझ रहे होंगे कि ये ऑनलाइन कोर्स है और ऑनलाइन कोर्स के अंदर आप लोग पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। ऑनलाइन कोर्स के अंदर मैंने ओपन बुक पेपर ही देना होता है। वैसे भी अगर मैं उसको आपको सामने बिठा के बुक्स भी खोल लूँ, इंटरनेट भी खोल लूँ, सारे बैठ के मिल पेपर को सॉल्व करना है तो आपने अपनी हिम्मत से ही सॉल्व करना है। हर एक का डिफरेंट पेपर आ जाना है आप, ठीक है ना? आपके रोल नंबर और नाम की कम्बिनेशन से पेपर का आपने चूज़ करना होगा, और वो यकीनन फिर वो हर एक का ही तकरीबन डिफरेंट हो जाएगा। और मैं वो पहले बात कर रहा हूँ कि मैं आपको फेल करना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप पास हो, अच्छे नंबरों से पास हो, लेकिन पास हो आपको कोई वेब एप्लीकेशन बनानी आती हो। अगर नहीं आती तो फिर जस्ट पास होने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। चलो लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जब आप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, दैट इज़ नोन एज विजुअल स्टूडियो। इसमें से फाइल में जाके मैं पहले जो कुछ है उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ कि आप लोग परेशान ना हो। पता नहीं ये क्या हो रहा था पहले, जो कि हमें समझ नहीं आई।
जब आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको वो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इसके अंदर ना कोई वो एड्स वगैरह नज़र आ रही होंगी कि हमारे पास ये हम ये चीज़ें ऑफर करते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको बंद करता हूँ। बंद करके मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो को। विजुअल स्टूडियो कोड, ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना, ये टोटली ओपन सोर्स है और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। मीन्स के आप इसको एप्पल बुक के ऊपर भी चला सकते हैं, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसको चला सकते हैं, लिनक्स के ऊपर चला सकते हैं, मीन्स के मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर चला सकते हैं। इस वजह से इसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म, इसका वेरिएंट है। लेकिन जो आपका विजुअल स्टूडियो है, सिंपल विजुअल स्टूडियो कोड नहीं, विजुअल स्टूडियो मेरे पास 2012 है, आप 2015 कर सकते हैं, 17 कर सकते हैं, 19 कर सकते हैं, जो भी आपको फिजिबल लगे। अभी आप अगर उधर microsoft.com पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2019 वर्जन मिल जाएगा, बेशक उसी को डाउनलोड करने कोई इशू नहीं है। अच्छा, मेरे पास 2012 है 12, इसको मैंने चलाया, ये देखिए अल्टीमेट वर्जन मेरे पास इंस्टॉल था। इस तरह का पेज आपको भी नजर आना शुरू हो जाएगा, दैट इज नोन एज स्टार्ट पेज। ये देखिए ना ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट पेज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। आपने जब भी काम करना है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर जब आप इसी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ ये क्या चीज़ है कि इसके अंदर ना ये उसका पेज का बता रहा है, ये पेज कौन सा ओपन है इस वक्त, टाइटल है ये उसका, ठीक है। आगे ये मेन्यूज है, मेन्यू के बारे में आप जानते हैं, ये फाइल मेन्यू है, ये एडिट मेन्यू है, व्यू है, डिबग है, टीम है, एसक्यूएल है, टूल्स है, ये मल्टीपल मेन्यूज है। फाइल मेन्यू के अंदर अगर जाएँ तो न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू वेबसाइट है, न्यू फाइल है, ओपन प्रोजेक्ट है, वो किस फाइल को ओपन कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ, सबको सेव कर सकता हूँ। मल्टीपल ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो जितने मेन्यू आइटम्स हैं उनके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद होंगे, तो वो आप पहले भी उसको जानते हैं, आप नए नहीं हैं, ज़ाहिर है आपका छठा सेमेस्टर है तो आपको पता है कि मेन्यू जो होते हैं उन मेन्यूज़ के अंदर मल्टीपल ऑप्शन मौजूद होते हैं। उन मेन्यूज़ में से कोई सा मेन्यू आपने चूज़ करना होता है, मेन्यू आइटम को चूज़ करना होता है। अच्छा, तो इसके नीचे जो है अगर आप देखिए तो ये कुछ बटन बने हुए हैं, नेविगेट बैकवर्ड, नेविगेट फॉरवर्ड, न्यू प्रोजेक्ट, सेव, सेव ऑल एंड सो ऑन, कुछ बटन्स बने हुए हैं। इनमें से कुछ बटन एक्टिव है और कुछ एक्टिव नहीं है। ये देखिए ना, सेव ऑल का बटन एक्टिव है, ये जो कमेंट का है ये एक्टिव नहीं है, ये फेडेड है ना, जो फेडेड है दीज आर नॉट एक्टिव बटन्स। वो आगे चल के ये एक्टिव हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, यहाँ परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये क्या बात बताने जा रहे हैं। वैसे ही बता रहा हूँ कि ये टूल बार होता है, ये जो चीज़ है ना इसको टूल बार बोलते हैं। ऊपर मेन्यू है और मेन्यू के नीचे ये जो बटन्स लगे हुए हैं दीज आर द बटन्स ऑफ टूल बार। अच्छा, ये आपको बता रहा है कि ये एक टूल बार है और ये एक और टूल बार है, ये दो टूल बार है। जो सेंटर वाली लाइन है ना जिसके ऊपर नेविगेट बैकवर्ड है, ये एक टूल बार है, और टारगेट रूल्स जो है ये एक और टूल बार का हिस्सा है। तो दो टूल बार्स लगे हुए हैं, एक ऊपर टूल बार है, एक नीचे टूल बार है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ मेरे पास ये सारे टूल बार्स ओपन हो, मैं उसको मैं छोड़ सकता हूँ। देखिए मैं कहता हूँ कि फॉर्मेटिंग टूल बार को मैं नहीं रखना चाहता। अभी आप देख रहे थे ये ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार है और नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार है। मैं फॉर्मेटिंग टूल बार को नहीं रखना चाहता, मैंने इसको अनसेलेक्ट कर दिया, अनचेक कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट टूल बार यहाँ से गायब हो गया। मैं स्टैंडर्ड को भी नहीं रखना चाहता, राइट क्लिक करूँगा और मैं कहता हूँ मैं स्टैंडर्ड टूल बार को भी नहीं रखना चाहता। तो चलिए सिर्फ मेन्यू रह गया, टूल बार्स खत्म हो गए। जिस टूल बार, जो टूल बार क्या होता है कि मेन्यू में जाके आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ता है, नया प्रोजेक्ट ओपन करना है, कोई प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो ये यहाँ से चूज़ करना पड़ता है। अगर टूल बार होगा, टूल बार में डायरेक्ट बटन लगा होता है, आप वहीं से उसको चूज़ कर सकते हैं, या फाइल मेन्यू में जाके सेव करना पड़ता है और वो सेव का बटन जो है वो डायरेक्टली अवेलेबल होता है, आप सेव के बटन को डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं टूल बार के ऊपर। ये उसका फ़ायदा होता है कि जो काम आप बार बार करना चाहते हैं वो आप टूल बार में ले आते हैं। टूल बार में कैसे लेके आते हैं, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार को चूज़ किया, स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ये देखिए सारे टूल बार ओपन है, इनमें से ये स्टैंडर्ड टूल बार है। स्टैंडर्ड टूल बार को चूज़ किया, इसके साथ ये एरो का बटन नजर आ रहा है ना नजर? यस सर, आ रहा है। वेरी गुड।
इस बटन को मैंने चूज किया, वो कहता है ऐड और रिमूव बटन्स। तो मैं जो ही उसके ऊपर गया तो ये देखिए वो मल्टीपल बटन्स आ गए। किस बटन को इस टूल बार में रखना चाहते हैं और किस बटन को आप इस टूल बार से निकालना चाहते हैं। आप ये देख रहे हैं ये एक बटन है सेव ऑल का बटन है, टूल बार के अंदर नजर आ रहा है नजर। यस सर, आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये सेव ऑल जो है ना वो चेक्ड है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, मैंने यहाँ से अनचेक किया, अब यहाँ पे सेव ऑल का बटन आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर। जो बटन्स आप यहाँ पे रखना चाहते हैं उन बटन्स को आप चूज कर लेंगे। जिस तरह ये सेव ऑल को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए वहाँ पे नजर आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो इस तरह जिसको रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं, जिसको नहीं रखना चाहते आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ से ना मैं कोई और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्यूरी डिज़ाइनर को चूज़ किया तो ये क्यूरी डिज़ाइनर टूल बार आ गया। ये स्टैंडर्ड टूल बार के बाद ये आगे जो टूल बार आ गया ये क्यूरी डिज़ाइनर टूल बार। मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर नीचे आए जिस तरह पहले आ रहे थे, ये एक दूसरे के बाद ना आए। तो मैं इसको उठाता हूँ और इसको नीचे ले जाता हूँ तो चलिए ये स्टैंडर्ड टूल बार हो गया और ये क्यूरी डिज़ाइनर टूल बार हो गया। मैं कहता हूँ क्यूरी डिज़ाइनर पहले आ जाए और स्टैंडर्ड टूल बार बाद में चला जाए, तो मीन्स कि मैं इसको पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। यानी इसके अंदर जितने भी कंट्रोल्स हैं मैं उन चीज़ों को टूल बार्स के अंदर रख सकता हूँ। टूल बार अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकता हूँ। टूल बार में जो बटन्स लगाने हैं उनको अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकता हूँ। किसी बटन को रिमूव करना है तो उसको अपनी मर्ज़ी से रिमूव भी कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है जो चीज़ मैंने बताई है आपको? यस सर, क्लियर है। अब मैं आपको ना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। चलते हैं हम प्रोजेक्ट की तरफ। बाकी बातें जो है वो साथ साथ इंशाल्लाह चलती रहेंगी हमारी। हम इसको कस्टमाइज़ करते रहेंगे अपने मतलब के लिहाज से। फिर हम चलते हैं, हम एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट को मैं फाइल मेन्यू में जाके भी यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। मेरे स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर न्यू प्रोजेक्ट का बटन लगा हुआ है, मैं इस बटन से भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है ना, और मैं कंट्रोल और एंड को प्लस कंट्रोल के साथ एंड को प्रेस करके नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो मल्टीपल ऑप्शन है, इनमें से किसी ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इस ऑप्शन को चूज़ किया न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। जो मैंने चूज़ किया ना तो इस तरह का आपको वो बन के सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये तीन ऑप्शन हो गए, रिसेंट, इंस्टॉल्ड या ऑनलाइन। आपने इसमें से इंस्टॉल्ड पे चले जाना है, टेम्पलेट्स पे चले जाना है। टेम्पलेट्स में कहेगा विजुअल बेसिक के अंदर करना चाहते हैं, लाइट स्विच के अंदर, अदर लैंग्वेजेस। हम चूँकि सी शार्प के अंदर बनाना चाहते हैं तो मैं अदर लैंग्वेजेस को चूज़ करूँगा। अदर लैंग्वेजेस में मेरे पास सी शार्प आ जाएगी, विजुअल C++ आ जाएगी, F शार्प आ जाएगी, जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। इसमें से मैंने चूज़ करना है विजुअल C शार्प को। सी शार्प को चूज़ किया, वो कहता है विंडोज स्टोर एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। पता है विंडोज 10 के अंदर जो विंडोज स्टोर एप्लीकेशन होती है, जिस तरह प्ले स्टोर की एप्लीकेशन होती है इस तरह विंडोज स्टोर एप्लीकेशन भी होती है। कहते हैं विंडोज स्टोर एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या विंडोज़ के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। तो दिस टाइम आई एम इंटरेस्टेड इन वेब एप्लीकेशन, तो मैं वेब एप्लीकेशन को चूज़ करूँगा। जो ही मैंने वेब एप्लीकेशन को चूज़ किया तो आप देख सकते हैं कि सेंटर में इसके मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। यार अपने माइक को म्यूट कर लो। ASP.NET वेब फॉर्म एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, MVC3 की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, MVC4 एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, डायनामिक डाटा एंटिटीज बनाना चाहते हैं। तो बहरहाल हमने सिंपल ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन को चूज़ कर लिया कि बिल्कुल ब्लैंक एप्लीकेशन मैं बनाना चाहता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ प्रैक्टिस फॉर इवनिंग। इवनिंग प्रैक्टिस, ओके कर दिया। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। इनके आपको इंटरफेस चेंज हो गया ना, तो इट मींस प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया ना इंटरफेस चेंज। यस सर।
आपने चले जाना राइट साइड पे, ये देखिए सोल्यूशन एक्सप्लोरर नजर आ रहा है, राइट साइड पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर प्रॉपर्टीज नजर आ रही है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाएंगे ना, तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आप देख रहे हैं इवनिंग प्रैक्टिस के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। साथ साथ फीडबैक देते जाएं कि मुझे पता चले कि मेरी वो चल रही है स्क्रीन आपके साथ साथ। यस सर। इवनिंग प्रैक्टिस के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर 3 चीज़ें मौजूद हैं, प्रॉपर्टीज, रेफरेंसेस और वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो इन तीनों चीज़ों को हम बाद में देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, ये पता चल गया आपको कि सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, सोल्यूशन एक्सप्लोरर को अगर मैं बंद कर दूँ, ये क्लोज का बटन है, इसको मैं बंद कर दूँ तो यहाँ से भी गायब हो जाएगा। देखिए गायब हो गया, सिर्फ प्रॉपर्टीज रह गई हैं। तो अगर सोल्यूशन एक्सप्लोरर आपका नज़र ना आ रहा हो, इस तरह आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया और आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर नज़र नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, व्यू में जाना है और व्यू में जाकर सोल्यूशन एक्सप्लोरर को चूज करना है। ठीक है, ओके सर। यस सर। तो इस तरह से सोल्यूशन एक्सप्लोरर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में मेरे पास तो 3 चीज़ें मौजूद है, लेकिन मैं मजीद एक फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ, वेब फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ, वेब फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ। मैं राइट क्लिक करूँगा, जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है उस पर, ये मैंने राइट क्लिक किया, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। इनमें एक ऑप्शन है ऐड, नजर आ रहा है ऑप्शन ऐड, यस सर। क्योंकि मैं इस अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जब मैंने ऐड किया तो कहता है कोई नया आइटम ऐड करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग आइटम ऐड करना चाहते हैं, फोल्डर ऐड करना चाहते हैं, ASP.NET फोल्डर ऐड करना चाहते हैं, HTML पेज, स्टाइल शीट, वेब फॉर्म, ये मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से क्या चीज़ ऐड करना चाहते हैं। वेब फॉर्म सामने पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो हो सकता है कि आपके सामने वेब फॉर्म ना पड़ा हो उस वक्त, क्योंकि ये चीज़ें ऐड की हैं पिछले प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप इन चीज़ों में से अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें। जबकि आप बनाएंगे तो आपने चूंकि ये चीज़ें ऐड नहीं की होंगी तो आपको ये ऑप्शन नहीं देगा। हाँ, अलबत्ता न्यू आइटम और एग्जिस्टिंग आइटम और ASP.NET फोल्डर और न्यू फोल्डर, ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। आप उनमें से लेट्स सपोज अगर आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो डायरेक्टली चूज़ कर लें, अगर ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे तो आप न्यू आइटम पे चूज़ करेंगे, आई वांट टू ऐड न्यू आइटम। जब मैंने न्यू आइटम किया है तो ये आइटम्स हैं जो मैं ऐड कर सकता था प्रोजेक्ट के अंदर, ये बेशुमार आइटम्स हैं जिसके अंदर ये देख रहे हैं आप, वेब फॉर्म भी है, सिग्नल और हब क्लास भी है, वेब API भी है, कंटेंट पेजेस भी है, ठीक है, मास्टर पेजेस भी है, HTML पेज भी है, स्टाइल शीट भी है, जावास्क्रिप्ट फाइल भी है। मुझे क्या ऐड करना है, वेब फॉर्म ऐड करना है, मुझे वेब फॉर्म ऐड करना है। ठीक है जी, मैं वेब फॉर्म ऐड कर लिया, ये वेब फॉर्म ही चूज किया और ये कहता है उस वेब फॉर्म का नाम दे दो। लेट्स सपोज मैं इसका नाम देता हूँ रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन फॉर्म .aspx, ओके किया, ऐड किया। अब देख रहे हैं कि .spx, ये गलत हो गया, ये फॉर्म जो है ना .aspx ऐड करना था, तो वो उसकी एक्सटेंशन SPX होगी। मैं इसको डिलीट करूंगा, यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके डिलीट करूंगा, कहता है यू वांट टू डिलीट, यस, तो ये डिलीट हो गया। और इसको मैं डिलीट करूंगा, मीन्स के जो पहली 3 चीज़ें थी उन्हीं चीज़ों को रहने दूंगा और बाकी चीज़ें मैं डिलीट कर दूंगा। ये 3 चीज़ें थी, प्रॉपर्टी, रेफरेंसेस और वेब फाइल कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं इसको ना ऐड करता हूँ दोबारा, इसको अगेन ऐड न्यू आइटम, आई विल चूज वेब फॉर्म and I will name this web form registration ASPX। उस वक्त ना हमसे ए जो है वो मिस हो गया था, गलती से वो कट गया था। ओके करूँगा तो आप देख लेंगे कि यहाँ पे वेब फॉर्म क्रिएट होकर आपको नजर आना शुरू हो गया, registration.aspx। अब ये वो चीज़ है जो आपको ब्राउजर के अंदर नजर आनी है। ये आप देख रहे हैं डिव है, ये एक डिव है, डिव आपने पढ़ा है ना HTML के अंदर। यस सर। ये एक डिव उसने बना दी है। अच्छा, अब ये जो वेब फॉर्म होगा ना, इस वेब फॉर्म के 3 व्यूज होंगे, 3 तरह से हम इस वेब फॉर्म को देख सकते हैं। एक तो इसका डिज़ाइन व्यू है जो अभी इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, एक इसका सोर्स व्यू है। अगर आप इसका
इस डिज़ाइन के पीछे जो सोर्स कोड लिखा हुआ है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप सोर्स व्यू में जा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि वही HTML है, हेड का टैग है, बॉडी का टैग है, फॉर्म का टैग है, डिव का टैग है, ये वही टैग्स है जो आपने HTML के अंदर पढ़े हैं, ऐसे ही है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उसका सोर्स देखना चाहें तो इधर आ जाए, अगर आप डिज़ाइन देखना चाहें कि ब्राउज़र के अंदर कैसे नज़र आएगा तो आप इधर आ जाए और उस डिज़ाइन को देख सकते हैं। अगर स्प्लिट मोड देखेंगे ना तो ऊपर जो है वो आपको सोर्स नज़र आ रहा है, ये सोर्स है ऊपर जो नज़र आ रहा है, और नीचे जो है वो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है। ठीक है, स्प्लिट मोड के अंदर दोनों चीज़ें ऊपर नीचे उन्होंने कर दी है, आमने सामने कर दी है कि आप उसको वहाँ से चेंज करके यहाँ देख सकते हैं कि उसको ब्राउज़र के अंदर कैसा इफेक्ट आएगा। समझ आ गई या नहीं आई? यस सर, आ गई समझ। अभी अच्छा, मैंने यहाँ पे वेलकम बोलना चाहता हूँ आपको, तो मैं डिव के अंदर चला गया, ये देखिए मैं डिव के अंदर मैंने उस कर्सर को ले आया और मैं यहाँ पे हेडर का टैग लगाता हूँ H1, तो मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ वेलकम कोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर। माइक म्यूट कर दिया करो। वेलकम टू द कोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट H1 के अंदर लिख लिया मैंने। वो कहता है डिजाइन व्यू इज आउट ऑफ सिंक। आपने सोर्स के अंदर कोई चेंजेस की है लेकिन डिजाइन के अंदर वो चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं हुई। क्लिक हियर टू सिंक्रोनाइज व्यूज। आप यहाँ पे क्लिक करो, मैं उसको सिंक्रोनाइज कर देता हूँ। चलो क्लिक कर देता हूँ। क्योंकि मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कहते हैं वेलकम टू द कोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कि आपके ब्राउजर के अंदर इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। अब मैं देखना चाहता हूँ वाकई मेरे ब्राउजर के अंदर इस तरह से नजर आता है या नहीं आता। मैं राइट क्लिक करूंगा, चाहे डिजाइन के ऊपर कर लूँ चाहे मैं सोर्स के अंदर कर लूँ, कहीं भी राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है व्यू इन ब्राउजर। मेरा इस वक्त ब्राउजर जो सेट है वो गूगल क्रोम है, आपका कोई भी ब्राउजर हो सकता है। क्या नजर आ रहा है ना आपको ऑप्शन व्यू इन ब्राउजर? यस इस सर, ऑप्शन नजर आ को रहा है। यस सर। इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपके ब्राउजर के अंदर ये वाला वेब फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए इस वक्त ब्राउजर के अंदर आपका वो वेब फॉर्म ओपन हो गया है और वो कह रहा है जी लोकल होस्ट के ऊपर। लोकल होस्ट क्या है? लोकल होस्ट आपकी ये मशीन है जिसके ऊपर आपने ये वेबसाइट बनाई हुई है। एक मिनट यहाँ में देख लो कोई चल तो नहीं रही कोई चीज़ है ना, नेट मेरा पी जाए ऐसी। अच्छा, लोकल होस्ट के ऊपर मेरी ये एप्लीकेशन पड़ी हुई है। आपकी वेब एप्लीकेशन एक्चुअली आप वेब सर्वर के ऊपर रखते हैं। अच्छा, अजान शुरू हो गई है, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है। ओके सर।
अच्छा जी, तो ये लोकल होस्ट मीन्स कि हमारी वेब एप्लीकेशन जो है वो वेब सर्वर के ऊपर हम उसको डिप्लॉय करते हैं और क्लाइंट जो है वो उसकी रिक्वेस्ट भेजता है और वो सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है और उसको जो रिक्वायर्ड पेज होता है वो उसको रिटर्न करता है। अभी ये हमारा लोकल मशीन ही, यही वाली मशीन एज अ सर्वर यूज़ हो रही है, तो इस वजह से वो कह रहा है कि द सेम मशीन इज बीइंग यूज्ड एज अ सर्वर। सो लोकल होस्ट की पोर्ट नंबर 15119 इस वक्त इस्तेमाल हो रही है इस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए। रिक्वेस्ट की गई थी रजिस्ट्रेशन .aspx को, ठीक है ना। ये हमारा वो फॉर्म है जिसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं हम, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी लोकल मशीन से कि ये फॉर्म हमें डिस्प्ले कर दो। अगर इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की जगह पे मैं रजिस्ट्रेशन 1 कर दूँ, रजिस्ट्रेशन 1 करके मैं इसको सर्च करूँगा तो कहेगा कि ये रजिस्ट्रेशन 1.aspx फॉर्म कोई नहीं पड़ा हुआ, आपकी एप्लीकेशन के अंदर ये नहीं मिला मुझे। तो अगर मैं इसको जस्ट रजिस्ट्रेशन ही कर दूँगा तो उसको फॉर्म मिल जाएगा, तो वो उसको रेंडर कर देगा। ठीक है ना, समझ आ गई बात? Yes, sir. यस सर, आगे समझ। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं इसको ना रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि एक यहाँ पे ना जस्ट एक आपको डेमो के लिए यहाँ पे अगली लाइन पे जाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। पहले मैंने कोड जो लिखा है वो H1 जाके लिखा है सोर्स के अंदर। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर किया तो अब देखिए एक पैराग्राफ क्रिएट हो गया। ये P का टैग नज़र आ रहा है ना, इट मीन दिस इज अ पैराग्राफ, यू आर इनसाइड द पैराग्राफ। और ये देखिए ऊपर सोर्स के अंदर भी ऑटोमेटिकली पैराग्राफ का टैग जनरेट हो चुका है। हो गया ना? यस सर। अच्छा, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक ना एंकर टैग लगाना चाहता हूँ। एंकर टैग, एंकर टैग क्या होता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए आप एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं वो एंकर टैग लगाना चाहता हूँ पैराग्राफ के अंदर। तो एंकर टैग मैं यहाँ से भी लगा सकता हूँ, डायरेक्टली वहाँ से भी लगा सकता हूँ। तो चले अभी जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है उसी के मुताबिक हम करते हैं कि ये एंकर टैग मैंने यहाँ पे लगाया। अब एंकर टैग के अंदर क्या होता है कि किस पेज के ऊपर मूव करना चाहते हो, href होता है कि कहाँ से मूव करना चाहते हो, और उसकी कोई टेक्स्ट होती है जो कोई लिखी हुई नजर आए। तो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज क्लिक हेयर। हेयर जो है ना मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ फॉर रजिस्ट्रेशन। अब ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर ले जाने के लिए ज़ाहिर है मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक रजिस्ट्रेशन का और पेज बनाना पड़ेगा। इस पेज को कोई भी नाम दे लूँ या रजिस्ट्रेशन का पेज ऐड करना वही है, तरीका वही है कि मैं न्यू फॉर्म ऐड करूँगा या वेब फॉर्म अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो उसको ऐड कर लूँगा, चूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं उसका नाम रख देता हूँ रजिस्टर। जो मेरे पास दूसरा फॉर्म ओपन हो गया, मैं यहाँ पे रजिस्टर करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे उस फॉर्म का एड्रेस देना चाहता हूँ कि जब एंकर टैग पे क्लिक होगा ना, हेयर पे क्लिक करेगा तो ये href उसको कहाँ पे लेके जाएगी, उसको लेके जाए। ये देखिए जो ही मैंने इक्वल प्रेस किया तो उसने डबल कोट्स भी लगा दिए और मुझे ये बता दिया कौन कौन से पेजेस अवेलेबल है। रजिस्टर.aspx अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन.aspx अवेलेबल है, वेब.कॉन्फ़िगरेशन फाइल अवेलेबल है, या कोई और URL है तो उसको आप पिक कर लें। यहाँ से मैं गूगल भी लिख सकता था, गूगल पे भी भेज सकता था, ये आपने पहले भेजा होगा। मैं इस वक्त लेके जाना चाहता हूँ रजिस्टर.aspx, जो दूसरा पेज है उस पर लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने उसको एंकर का टैग लगा लिया। अगर उसकी कोई डिज़ाइनिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब मैं दूसरे पेज के ऊपर, रजिस्टर के पेज के ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़र को कहना चाहता हूँ हाँ जी ज़रा रजिस्टर करो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात है कि मैं फील्ड सेट लगा सकता हूँ। फील्ड सेट का आप लोगों को पता है कि अगर आप ग्रुप कोई कंट्रोल्स को ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो आप फील्ड सेट यूज़ करते हैं। तो मैं डिव के अंदर आया और यहाँ पे फील्ड सेट को लगाया, फील्ड सेट। फील्ड सेट के अंदर आपको पता है कि एक लेजेंड का टैग होता है, लेजेंड के टैग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप उसका नाम देना चाहिए ग्रुप को। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, और इसके बाद मैं आगे एक टेबल ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि टेबुलर डाटा को मैं डिस्प्ले करने के लिए टेबल ऐड किया करता था।
HTML के अंदर यहाँ भी मैंने टेबल ऐड कर लिया। टेबल के अंदर मैं TR मीन्स के रोज़ को ऐड करूँगा और उन रोज़ के अंदर मैं TD को ऐड करूँगा टेबल डाटा के लिए। ये एक कॉलम हो गया। फिर मैं एक और TD ऐड करूँगा, ये दूसरा कॉलम हो गया। सिंपल है ना, उसी तरह जिस तरह आप पहले काम करते रहे। इसी तरह अगर मैं 5-6 रो बनाना चाहता हूँ तो इसको कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट करते रहूँगा। कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ये मैंने 3-4 रोज बना ली। अच्छा, मैं यार लेट्स सपोज कहना चाहता हूँ फर्स्ट नेम दो ज़रा, फर्स्ट नेम, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ लास्ट नेम। दूसरी रो के अंदर मैं लास्ट नेम लेना चाहता हूँ, लास्ट नेम। तीसरी रो के अंदर मैं उसमें चाहता हूँ ईमेल, ईमेल एंटर करो। और चौथी के अंदर मैं लेट्स सपोज चाहता हूँ कि अपना फ़ोन नंबर दे दो या पासवर्ड सेट कर लो। चलो पासवर्ड। अगर मैं डिज़ाइन में जाऊँ ना, डिज़ाइन में आप देखिए कि वो चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं कि मैं फर्स्ट नेम ले सकता हूँ, लास्ट नेम ले सकता हूँ, ईमेल कर सकता हूँ, पासवर्ड कर सकता हूँ। और ये पूरा का पूरा फील्ड सेट बन गया। देखिए उसके अंदर लीजेंड मैंने रजिस्ट्रेशन लिखा था तो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ ऊपर नज़र आ रहा है, एक ग्रुप बन गया है। मैं इसकी विड्थ वगैरह सेट कर सकता हूँ उसी तरह जिस तरह आप वहाँ पे सेट करते थे। मैं यहाँ पे जाता हूँ और फील्ड सेट के अंदर जाता हूँ, ये फील्ड सेट है, इसकी विड्थ मैंने करनी है। अब ये देखिए मैं विड्थ लिखता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आएगा। आपको पता है स्टाइल एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर आप वैल्यू सेट करते हैं, तो मैंने इसकी विड्थ सेट कर दी। विड्थ, उस विड्थ को मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज के ये 200 पिक्सल होगी, ठीक है, मैं उसको 200 पिक्सल कह लिया। अच्छा, और मैं इसको कहता हूँ कि मार्जिन ऑटो कर दो ताकि ये सेंटर में आ जाए, मार्जिन ऑटो। और मैं इसको कोई बैकग्राउंड कलर दे देना चाहता हूँ ताकि डिफरेंट लगे थोड़ा सा, तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर करता हूँ। तो ये देखिए कितना इंटेलिजेंस उसका काम कर रहा है। मीन्स कि ये देखिए मैं जो BSc लिखा तो वो उसको ऑप्शन दे रहा है कि BSc के साथ ये ऑप्शन बन रहे हैं, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड कलर भी है, आप बैकग्राउंड कलर को चूज़ करते हैं, आप कॉलर लगाते हैं तो जितने भी कलर्स हैं वो सारे ले आते हैं। देखिए कितना रिच एनवायरनमेंट बनाया हुआ है विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट ने कितना रिच एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। और इस एनवायरनमेंट को यूज़ करके एप्लीकेशन को डेवलप करना यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत आसान है और वाकई आपकी सोच से ज़्यादा आसान है। अभी तो हमने इसको स्टार्ट किया है ना, अभी आप फेमिलियर नहीं है इससे, हो सकता है आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आ रही हो, आप सोच रहे हो या पता नहीं किधर से किधर जा रहे हैं। लेकिन जब आप इसको एक बार तो खुद काम कर लोगे ना तो यकीनन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार ये इसके अंदर तो डेवलप करना कोई मसला ही नहीं है। अगर आपने अभी भी कॉन्फिडेंस गेन नहीं करना तो आप समझ लें कि आपकी डिग्री ख़त्म होने के करीब पहुँच चुकी है और आपने वक्त ज़ाया कर दिया, बाकी साथ साथ पैसा ज़ाया कर दिया, और सबसे ज़्यादा कीमती जो आपके वालिदैन का एतमाद था उसको आपने ठेस पहुँचाई, जो कि मैं कभी नहीं चाहता कि किसी के वालिदैन को बच्चे ठेस पहुँचाएँ। डिज़ाइन पे जाता हूँ, ये देखिए डिज़ाइन में उसने वो डिज़ाइन करके मुझे बता दिया। ये है उसका बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दिया, उसकी विड्थ को उसने श्रिंक कर दिया है। और अगर मैं इसको ब्राउज़र के अंदर व्यू करूँ तो मैं ब्राउज़र के अंदर व्यू कर सकता हूँ। राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके मैं कहता हूँ व्यू इन ब्राउज़र। रजिस्टर्ड फॉर्म, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि वो एक सोफिस्टिकेटेड सा फॉर्म जो मैंने डिज़ाइन करके सेंटर में उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब रजिस्ट्रेशन के अंदर मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं यूज़र से लेना चाहता हूँ मीन्स के उसके क्रेडेंशियल्स। अब मैं चाहता हूँ ये जो कुछ मैंने किया है ना, फील्ड सेट को यूज़ किया है, ये आपने पढ़ा हुआ था। मैंने अगर उसके अंदर लेजेंड को यूज़ किया है, आपने पढ़ा हुआ था। मैंने टेबल को यूज़ किया, आपने पहले पढ़ा हुआ था। अब हम ज़रा चलते हैं कि ASP.NET हमें कहाँ सपोर्ट करती है। अगर HTML के अंदर ही कोडिंग करनी थी तो पहले जो हम कोडिंग कर रहे थे वेब इंजीनियरिंग के अंदर वो हमने सीख ली थी, तो यहाँ पे नया कोर्स ऑफर करने का फ़ायदा क्या हुआ, तो उसका जवाब मैं अभी आपको देने लगा हूँ कि ASP.NET कहाँ पे हमें हेल्प करती है। ASP.NET के अंदर ना बहुत सारे कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं। टूल बॉक्स आपको नज़र आ रहा है साइड पे, लेफ्ट साइड पे टूल बॉक्स नज़र आ रहा है ऑप्शन। इस टूल बॉक्स को अगर आप चूज़ करेंगे ना तो ये देखिए कितने ऑप्शन है। कहता है कि ऐड रोटेटर, एडवर्टाइजमेंट रोटेट करवाना चाहते हो, इस कंट्रोल को यूज़ कर लो। बुलेट लिस्ट शो करना चाहते हो, इस कंट्रोल को यूज़ कर लो। बटन को शो करना चाहते हो, इस कंट्रोल को ले जाओ। कैलेंडर यूज़ करना है, ये ले जाओ। मीन्स कि ये बेशुमार किस्म के कंट्रोल्स, वो कहता है कि ये कंट्रोल्स आपके लिए, आप इन कंट्रोल्स को इस्तेमाल करो। डेटाबेस के साथ कोई कम्युनिकेट करना चाहते हो, डेटाबेस हैंडलिंग करना चाहते हो, तो ये कंट्रोल्स है सारे डाटा के लिए, ठीक है, जिसके अंदर डाटा लिस्ट है, डाटा पेजर है, फॉर्म व्यू है, ग्रिड व्यू है, लिस्ट व्यू है, ऑब्जेक्ट डाटा सोर्स है। ये सारे के सारे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कंट्रोल्स मौजूद है। वैलिडेशन,
अगर आप वैलिडेशन करना चाहते हो तो ये कंट्रोल्स मौजूद है, इनमें से कोई कंट्रोल यूज करके नेविगेशन के लिए, लॉगिन के लिए, वेब पार्ट्स, पेशमार कंट्रोल्स है। बहरहाल हमने अभी सिंपल कंट्रोल्स यूज करने हैं कुछ इस वेब फॉर्म के ऊपर, जस्ट ये बात बताने के लिए कि ASP.NET कितना आसान कर देती है आपके लिए काम को। कि ये मेरा वेब फॉर्म, ये मेरा टेबल था, और टेबल का ये पहला कॉलम था, फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, और दूसरा कॉलम खाली पड़ा हुआ है, नजर आ रहा है आपको? आ रहा है नजर? दूसरा कॉलम खाली पड़ा हुआ है। Yes, sir. यस सर। मैं पहले रो के दूसरे कॉलम के अंदर माउस को क्लिक कर लेता हूँ और टूल बॉक्स में चला जाता हूँ। अब ये देखिए, मैंने टूल बॉक्स के अंदर आया ना, तो वो जो पीछे फॉर्म है ना, वो छुप गया उसके ऊपर। मैं अगर उधर क्लिक करता हूँ फॉर्म के ऊपर तो टूल बॉक्स गायब हो जाता है, अगर टूल बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फॉर्म गायब हो जाता है। तो इसके ऊपर ना एक पिन लगी हुई है, ये दरमियान में पिन नजर आ रही है क्रॉस के साथ। यस सर। इस पिन को मैंने क्लिक कर देना है कि ऑटोमेटिकली हाइड ना हुआ करे, ये मेरी नज़र के सामने रहा करे। तो मैंने इस पिन को क्लिक किया, जो ही मैंने पिन को क्लिक किया तो अब वो दोनों आमने सामने आ गए। अब वो गायब नहीं होगा, अगर मैं इधर भी आ जाता हूँ फॉर्म पे, फिर भी मेरा टूल बॉक्स मेरे सामने रहेगा। ठीक है, अच्छा जी। तो मैंने ना यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लेनी है यूजर से, फर्स्ट नेम यूजर ने एंटर करना है, तो मैंने टेक्स्ट लेनी है। इस मकसद के लिए मेरे पास एक कंट्रोल होता है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल पड़ा हुआ है। अगर आपको बहुत सारे कंट्रोल में से वो कंट्रोल नहीं मिल रहा तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप। सर्च टूल बॉक्स में जाएं और यहाँ पे लिखिए टेक्स्ट बॉक्स, ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स। इसको ड्रैग करना है आपने, ड्रैग करके ना दूसरे कॉलम में जाके ड्रॉप कर देना है। ड्रैग करके दूसरे कॉलम में जाके आपने इसको ड्रॉप कर दिया। समझ आ गई बात? यस सर। दूसरा ये है कि आप इसको, ये देखिए विड्थ कम पड़ गई है, विड्थ कम पड़ गई है मीन्स कि ये फर्स्ट नेम के साथ जो है ना वो रैप हो गई है। तो आपने क्या करना है, इसको जो टेक्स्ट रैप होगी, इस टेक्स्ट को एक लाइन में लेके आने के लिए इसकी विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। किसकी विड्थ को? इस फील्ड सेट की विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। अब देख रहे हैं इस वक्त लेजेंड जो है सिलेक्टेड है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी, अगर मैंने लेजेंड पे क्लिक किया, ये देखिए ये टेबल सिलेक्टेड है, इस वक्त टेबल सिलेक्टेड है, ये लेजेंड सिलेक्ट होता है। अगर आपने इसको सोर्स में चले जाएं तो ये फील्ड सेट है जिसकी विड्थ हमने 200 पिक्सल की हुई है, इसको 250 पिक्सल कर दे और फिर डिज़ाइन में जाके देखें कि डिज़ाइन कैसा नज़र आ रहा है। तो एक लाइन में आ गए। ठीक है, अब मेरे पास ना जो ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले आया हूँ, इसी तरह से मैं यहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स ला सकता हूँ, यहाँ भी ला सकता हूँ, यहाँ भी ला सकता हूँ। लेकिन एक तरीका ये है कि मैं वहाँ से जाकर टेक्स्ट बॉक्स को लेकर आऊँ। दूसरा तरीका ये है कि ये टेक्स्ट बॉक्स इस वक्त सिलेक्टेड है, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है ASP: टेक्स्ट बॉक्स। मैं यहीं से कंट्रोल C को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C से उसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे जाकर मैंने इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, यहाँ भी जाकर कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, यहाँ भी जाकर कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है ना? और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं बटन भी लगाऊँ जिसके जरिए रजिस्टर हो बंदा, तो मैं यहाँ पे बटन लगाने के लिए इस रो को सिलेक्ट करता हूँ। इस रो को सिलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया और इंसर्ट रो बिलो, इस रो से नीचे मुझे एक रो इंसर्ट कर दो। क्या किया मैंने, ये देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके इंसर्ट रो बिलो या रो अबव, जो भी मैं काम करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। इसके ग्राफिकली देखो, मैंने ग्राफिकली उसको ड्रैग करके ड्रॉप किया है टेक्स्ट बॉक्स को, ग्राफिकली ही मैंने रोज इंसर्ट की है उसके अंदर, कोड नहीं मैं लिख रहा, और कोड ऑटोमेटिकली बनता जा रहा है पीछे। आप ये देखें, ये TD है ना जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ, उसके बाद ये TR मैंने एक ऐड कर ली, ये TR जो वहाँ से मैंने ऐड की है ना इंसर्ट रो बिलो, उसके अगेंस्ट ये कोड जनरेट हो गया है। फिर मैंने एक और रो उसके अंदर ऐड किया तो ये कोड जनरेट हो गया अगली रो का। ऑटोमेटिकली बैकएंड पे जो कुछ आप डिज़ाइन के अंदर ड्रैग ड्रॉप कर रहे हैं वो बैकएंड पे जनरेट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं बटन लगाना चाहता हूँ, बटन लगाने के लिए ये बटन का कंट्रोल है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, इसी को कॉपी किया, कॉपी करके और इसके साथ ही आगे इसको फिर पेस्ट कर दिए, दो बटन लगा लिए, एक कैंसिल के लिए और दूसरा रजिस्टर के लिए। अब मैं एक बटन से कैंसिल करना चाहता था, दूसरे बटन से रजिस्टर करना चाहता था, लेकिन ये दोनों बटन के ऊपर बटन बटन लिखा हुआ है, तो मैं इस बटन को राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में चला जाऊँगा, ये प्रॉपर्टीज़ विंडो ओपन होगी और आप देख रहे हैं
कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू है बटन। मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू कर दो रजिस्टर, और मैं इस तरह दूसरे बटन को सिलेक्ट करता हूँ और प्रॉपर्टीज इधर मौजूद है। वैसे मैं उधर राइट क्लिक करके भी प्रॉपर्टीज में जा सकता था और यहाँ से भी प्रॉपर्टीज में जा सकता हूँ, जो राइट साइड पे आपको नजर आ रही है। वहाँ से मैं प्रॉपर्टी को चूज करता हूँ, इधर जाता हूँ तो प्रॉपर्टीज गायब हो जाती है। वही काम जो मैंने टूल बॉक्स के साथ किया था वही काम मैं प्रॉपर्टीज के साथ भी कर सकता हूँ कि इसको यहाँ पे पिन अप कर दूँ कि जब मैं इधर जाऊँ ना तो गायब ना हुआ करो। दूसरे बटन को मैंने चूज किया और उसकी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैंने कैंसिल कर दिया। इंस्टेड ऑफ बटन आई हैव यूज्ड द नेम कैंसिल। अब ये देखिए मैंने टेक्स्ट सेट की है तो वहाँ पे टेक्स्ट नजर आना शुरू हो गई, रजिस्टर और कैंसिल। अब मैं ये फॉर्म जो डिजाइन हो गया इसको मैं ब्राउजर के अंदर व्यू करता हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म नजर आ रहा है आपको? यस सर। कितना यार मेहनत तो कोई नहीं की हमने। बहुत बहुत प्यारा प्यारा फॉर्म आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हो और फॉर्म डिज़ाइन करके उसको बैकएंड पे एक्सेस करना इससे भी ज़्यादा आसान है। डेटाबेस में लेके जाना उससे भी ज़्यादा आसान है। मतलब ये कि काम आसान है, आपकी विल पावर होनी चाहिए, आपका जज्बा होना चाहिए, आपने सीखना है और मैंने सिखाना है और इंशाल्लाह ताला ये सीख लेंगे। आगे चलते हैं, एक दो कंट्रोल्स और बताते हैं और फिर क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। एक दो और कंट्रोल, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हाँ जी अपने साथ जेंडर बताओ, जेंडर। अब जेंडर जो है वो मैं टेक्स्ट बॉक्स में तो नहीं लूँगा, वो मैं चेक बॉक्स में भी नहीं लूँगा क्योंकि चेक बॉक्स में दोनों बॉक्सेस को चेक किया जा सकता है। वो मैं रेडियो बटन्स की सूरत में लूँगा। तो मैं यहाँ से रेडियो को सिलेक्ट चूज करता हूँ, सर्च करता हूँ रेडियो, तो देखिए रेडियो बटन भी ले सकता हूँ, रेडियो बटन लिस्ट भी ले सकता हूँ। मैंने एक रेडियो बटन नहीं लगाना, मैंने दो रेडियो बटन लगाने हैं, मेल और फीमेल दो रेडियो बटन लगाने। इस वजह से मैं रेडियो बटन को चूज नहीं करूँगा, रेडियो बटन लिस्ट को चूज करूँगा। इसको ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। जो मैंने ड्रॉप किया उसके साथ एक स्मार्ट पैनल ओपन हो गया, कह रहा है चूज डाटा सोर्स और दूसरा ऑप्शन आ रहा है एडिट आइटम्स, कि इस रेडियो बटन लिस्ट की आइटम्स को एडिट करो। मैंने उसके ऊपर चूज किया। देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इसमें ऐड का बटन लगा हुआ है। मैं ऐड के बटन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो कहते हैं हाँ जी कौन सी लिस्ट रखनी है। टेक्स्ट में जाके मैंने रखना है मेल और मैं कहना है एक और आइटम ऐड करना चाहता हूँ, इसको मैंने चूज किया और दूसरे आइटम की टेक्स्ट में मैंने रखना है फीमेल और इसको मैंने ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बटन बने हुए नजर आ रहे हैं, मेल और फीमेल का। आप कहते हैं कि आपकी स्किल्स क्या है, स्किल्स के लिए ज़ाहिर है मुझे अगली एक रो और चाहिए थी। राइट क्लिक करता हूँ, सॉरी पहले मैं उसके ऊपर लेके जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट किया फिर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके इंसर्ट रो बिलो। इसके अंदर मैं कहता हूँ स्किल्स क्या है जी आपकी स्किल्स, और यहाँ पे मुझे चेक बॉक्स चाहिए, मुझे रेडियो बटन लिस्ट नहीं चाहिए क्योंकि एक से ज़्यादा स्किल्स हो सकती हैं। कोई बंदा C++ के अंदर भी एक्सपर्ट हो सकता है, जावा के अंदर भी हो सकता है, C# में भी हो सकता है। तो यहाँ से मैं चेक बॉक्स लिस्ट सर्च करूँगा। चेक बॉक्स लिस्ट जरूरी नहीं है कि सर्च ही करना है आपने, आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ अनसेलेक्ट करते हैं, ये सारे के सारे कंट्रोल्स आपके सामने आ जाएंगे। इसमें से आप देख सकते हैं चेक बॉक्स लिस्ट है, उसको ड्रैग करके आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आपको रेडियो बटन के लिए उसने कहा था आइटम्स बताओ कौन कौन से रखने हैं, इसी तरह चेक बॉक्स के लिए भी वो ये कह रहा है कि आइटम्स बताओ कौन कौन से रखने हैं। आप एडिट आइटम को चूज करेंगे, फिर वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ऐड के बटन को चूज करेंगे, कहता है कि टेक्स्ट बताओ, मैं कहता हूँ C++, दिस इज स्किल। अगली स्किल को ऐड करने के लिए मैं कहता हूँ जावा। अगली स्किल मैं कहता हूँ C#, C#, और इसको मैंने ओके किया। अगर मजीद करना चाहें जितनी मर्जी स्किल्स ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि ये स्किल्स मेरी चेक बॉक्सेस की सूरत में नजर आ रही है। मैं इनमें से एक से ज़्यादा स्किल्स को चूज कर सकता हूँ। अच्छा अब मैं इसको राइट क्लिक करके ब्राउजर के अंदर व्यू करता हूँ। अब देख सकते हैं कि ये मेरा वेब फॉर्म इस तरह से बना हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे क्लिक कर दे, फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ मोहम्मद, लास्ट नेम इजाज,
ईमेल abc@ug.edu.pk, पासवर्ड 1234 124 लिखा है मैंने, वो नज़र आ रहा है, ये नज़र नहीं आना चाहिए था। बहरहाल उसको बाद में देखते हैं कि उसको मैं कैसे गायब कर सकता हूँ। मेल पे चूज़ करूँ, फीमेल पे चूज़ करूँ तो मेल अनसेलेक्ट हो जाता है, मेल को सिलेक्ट करूँ तो फीमेल अनसेलेक्ट हो जाता है। और यही फ़ायदा होता है रेडियो बटन का कि एक वक्त में आप एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। हाँ बता, स्किल्स जो हैं, मैं जावा में भी अच्छा हूँ, मैं सी शार्प में भी अच्छा हूँ, तो मैं मल्टीपल स्किल्स चूज़ कर सकता हूँ। अब ये जो मैंने काम किया है, ये यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि आसान है, और है भी आसान, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। इस काम के लिए ना आपको को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अगर आज करेंगे तो कल करेंगे ना तो थोड़ी सी चीज़ें भूल जाएंगी, परसों और मज़ीद चीज़ें ऐड हो जाएंगी, और फिर आपने ये सोचना शुरू कर देना है कि यार ये काम मेरे बस की बात नहीं है। और यही काम हुआ है आपके साथ पहले स्टार्ट से। जब आपको पहला प्रोग्राम मिला था हेलो वर्ल्ड, वो आपने किया नहीं था। जिन्होंने किया था वो प्रोग्रामर बने, जिन्होंने नहीं किया था वो बैगर्स बने। उन्होंने दूसरों से मांगना शुरू किया कि मेरी असाइनमेंट आ गई है, मुझे दे दो, प्लीज़ दे दो। उनकी मिन्नतें समझते उनके पीछे चापलूसी शुरू की। बकारी बिल्कुल बनाने का कोई मकसद नहीं है, ना ही कोई इरादा है कि आप लोगों को बकारी बनाया जाए। जो इरादा है वो जस्ट ये है कि आप लोग जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद में आप कामयाब हो। आपकी कामयाबी के पीछे ही हमारी कामयाबी है। आप कामयाब होंगे तो मैं कंसिडर करूँगा कि मैं कामयाब हूँ, मुझे जो टास्क दिया गया था उसमें मैं कामयाब हो गया हूँ। अगर आप नाकाम होते हो तो वो नाकामी मेरी नाकामी है, और मैं कतई नहीं चाहूँगा कि मैं किसी वे में भी कोई मुझे ये कहे कि आपको जो टास्क दिया गया था उसमें आप नाकाम हुए। तो उसमें मुझे आपकी एक्सक्यूज मी हेल्प की सर, ज़रूरत है। जी जी, सर ये फॉर्म सेंटर में कैसे आया, किधर से प्रॉपर्टी आपने सेट की है इसकी? मैंने मार्जिन ऑटो किया है इसका, जस्ट मार्जिन ऑटो। जाते हैं ओके दोबारा सर। सोर्स के अंदर जाके ना, ये देखिए मैंने फील्ड सेट का मार्जिन जो है ना, ये किधर किया फील्ड सेट, ये फील्ड सेट है ना, इसमें मैंने मार्जिन ऑटो किया हुआ है। इस मार्जिन ऑटो को मैं ख़त्म कर देता हूँ। हो गया ख़त्म। ख़त्म करने के बाद मैं कहता हूँ जी ब्राउज़र के अंदर इसको व्यू करो, व्यू इन ब्राउज़र। देखिए वो सेंटर में नहीं रहा, वो साइड पे चला गया। ठीक है, यस सर, ओके सर, थैंक यू। तो मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेता हूँ ताकि वो जो मैं सॉरी ये क्या किया मैंने, कंट्रोल C किधर गया मेरा, मार्जिन ऑटो ही कर लेता हूँ यार, कंट्रोल Z तो पता नहीं काम नहीं कर रहा है। देखिए मार्जिन जो मैंने M लिखा है ना, वो फौरन मार्जिन को ले आया। इंटेलिजेंस इसकी बहुत स्ट्रांग है, विजुअल स्टूडियो में काम करेंगे आप बहुत एंजॉय करेंगे। मार्जिन ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट कर लिया, मैंने जस्ट एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद मैंने कॉलम लगाया, तो वो ऑप्शन दे देते हैं। आप इसको इनहेरिट करना चाहते हैं पेरेंट से, या आप उस टीम का मार्जिन, ये देखें ना 4 पिक्सल 7 पिक्सल 2 पिक्सल के, टॉप से मार्जिन, लेफ्ट से राइट से मार्जिन, बॉटम से मार्जिन, लेफ्ट से मार्जिन, ये अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो मैं इसको ऑटो कर दिया, दोबारा ऑटो कर देता हूँ और सेमी कॉलन लगा देता हूँ। ये हमारी वो सेटिंग है जो हमने पहले की हुई थी, और इसको ब्राउज़र के अंदर व्यू कर लेता हूँ। ये सेंटर में चला गया। ठीक है, ओके सर। अच्छा अभी हमने एक नोटिस किया कि जो पासवर्ड है वो नज़र आ रहा है, जो कि नज़र नहीं आना चाहिए था। तो वापस चला जाता हूँ मैं विजुअल स्टूडियो के अंदर, विजुअल स्टूडियो में पासवर्ड में जाता हूँ। पासवर्ड, ये देखिए ये मैंने ना यहाँ पे पासवर्ड लिया था, और पासवर्ड के सामने वाला टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, इसमें ना एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट मोड, प्रॉपर्टी। इस मोड को ना जो ही मैंने इक्वल लगाया, ये टेक्स्ट मोड आ गए सारे के सारे। कलर रखना चाहते हैं, डेट रखना चाहते हैं, डेट टाइम रखना चाहते हैं, ईमेल, मंथ, मल्टीलाइन, पासवर्ड भी इसमें एक है, और भी मजीद भी है। ठीक है ना, इसमें एक पासवर्ड है, तो मैंने पासवर्ड को चूज कर लिया। बस इतना काम मैंने करना था। इतना काम करने के बाद इसको सेव किया, सेव करने के बाद राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउजर कर दिया दोबारा। अब मैं जाके कुछ भी इसमें चूज करूँ ना, मोहम्मद लाला मूसा पासवर्ड में, अब ये देखिए अब वो नजर नहीं आ रहा। और ये नहीं है कि आपने ये कोड लिखना पड़ गया है तो पता कोई
काम करना पड़ गया और काम जो है जवान की मौत होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको एंजॉय करें यार, कि काम करें और देखें कि ये जो काम किया ना मैंने, यहाँ से मैंने टेक्स्ट मोड इज इक्वल पासवर्ड किया है, ये ग्राफिकली भी कर सकता था। ग्राफिकली मतलब ये है कि डिजाइन मोड में चले जाए बॉक्स है जिसका मैं जिस टेक्स्ट बॉक्स का मैं मोड चेंज करना चाहता हूँ उस टेक्स्ट बॉक्स को चूज कर लूँ। ये मैंने चूज कर लिया पासवर्ड वाला, और मैं इसकी प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ। ये देखिए ये प्रॉपर्टीज आ गई सारी सारी इसकी। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी उसी तरह होगी टेक्स्ट मोड, ये नीचे नजर आ रही है टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी, जिसके अंदर लिखा हुआ है सिंगल लाइन। इसके अंदर ना वो सारे मोड्स अवेलेबल हैं जो आपको वहां पे नजर आ रहे थे कोड के अंदर। उन मोड्स में से मैंने पासवर्ड चूज किया था, यहाँ से भी पासवर्ड चूज कर लूँ तो ये वही काम हो जाएगा जो कि पहले मैंने कोड के अंदर जा किया है। और जब मैंने इसकी प्रॉपर्टी सेट की है ना, तो कोड के अंदर भी, सोर्स के अंदर भी वो प्रॉपर्टी सेट हो चुकी होगी। ये देखिए टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू पासवर्ड, खुद ही उसे सेट कर दी है। जो आप यहाँ से काम कर रहे हैं वहाँ से सेट हो रहा है। तो बात ये साबित हुई कि अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं, इस ख्वाहिश के साथ कि आप लोग जाके इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करके एक वेब फॉर्म खुद ज़रूर बनाएंगे। बेशक यही वाला वेब फॉर्म आप खुद बनाएं, लेकिन एक वेब फॉर्म आप ज़रूर बनाएंगे। उसके कलर्स चेंज करें, बैकग्राउंड कलर चेंज करें, फोन कलर चेंज करें, कोई उसकी स्टाइल्स अप्लाई करें। ये देखिए मैंने इसके अंदर दो तीन चीज़ें ही सेट की है कि मार्जिन इसका सेट किया है, बैकग्राउंड कलर सेट किया है। आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट आपने बनानी सीखी होगी, आप कह रहे थे CSS आपने पढ़ा है, तो यहाँ भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट आप ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। सोशल एक्सप्लोरर में जाएं, सोशल एक्सप्लोरर में राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके ऐड स्टाइल शीट आपने ऐड करनी है। ऐड न्यू आइटम पे जाएं, यहाँ से पहले वेब फॉर्म ऐड किया करते थे, अब मैं स्टाइल शीट ऐड करना चाहता हूँ। ये देखिए स्टाइल शीट पड़ी हुई है, मैं इस स्टाइल शीट का नाम रख लेता हूँ माई स्टाइल्स .css। ऐड किया तो ये माई स्टाइल्स की बॉडी ओपन होगी। ये देखिए बॉडी, यहाँ से लेट्स सपोज मैं एक स्टाइल बैकग्राउंड कलर यहाँ पे करता हूँ। ये देखिए बैकग्राउंड कॉलन, और यहाँ से कोई कलर चूज कर लेते, फॉर एग्जाम्पल येलो कलर चूज कर लिया। ठीक है, ये काम करने के बाद मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद मैं अपने register.aspx पे चला गया। और मैं चाहता हूँ कि इस पेज के ऊपर ना मैं वो वाला स्टाइल अप्लाई कर लूँ। ये सोशल एक्सप्लोरर बार बार गायब हो जाता है। प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पे फिक्स किया था, वो तो नजर आ रही है, क्यों ना मैं सोशल एक्सप्लोरर को भी फिक्स कर दूँ। तो यहाँ से मैं इसको भी फिक्स कर सकता हूँ। सोशल एक्सप्लोरर भी नजर आना शुरू हो गया, प्रॉपर्टीज भी नजर आना शुरू हो गई। यहाँ से मैंने क्या करना है, क्या करने लगा था, हाँ मैं वो अप्लाई करना चाहता था, ये mystyle.css को अप्लाई करना चाहता था। इसको मैंने ड्रैग किया, ड्रैग करके मैं इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। अल्लाह अकबर, देखिए कितना काम किया है लोगों ने, करने वालों ने। माई स्टाइल्स को पकड़ा और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, स्टाइल्स अप्लाई हो गए। और अगर आप इस सोर्स में जाके देखें तो आप देखेंगे वो लिंक वगैरह उसने ऐड कर दिया जो आप स्टाइल शीट के लिए लिंक ऐड किया करते थे। ये देखिए हेड के अंदर जाके लिंक ऐड कर दिया है, href mystyle.css। रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट है, टाइप टेक्स्ट CSS। अच्छा जी, अब मैं अगर इसको व्यू इन ब्राउजर करूं तो यकीनन वो स्टाइल अप्लाई हो चुका है। ठीक है, यस यस सर। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। वो डिज़ाइन में जो है फॉर्म जो है वो साइड पे है और इधर सेंटर में क्यों है, उधर क्यों नहीं सेंटर में? देखिए जब इसे रन होना है ना, मार्जिन तो उस वक्त उसने ब्राउजर का निकालना है ना, जब इसने रन होना है तो ब्राउजर का उसने देखना है कि टॉप से कितना रखना है, लेफ्ट से कितना रखना है, राइट से कितना रखना है, बॉटम से कितना रखना है। वो चूंकि उस वक्त वो ब्राउजर नहीं होता, वो जस्ट आपको डिजाइन दिखा रहा होता है कि जो कोड आपने लिखा है उसका डिजाइन क्या बन रहा है। मार्जिन उसी वक्त निकलता है जब आप ब्राउजर के अंदर उसको रन करते हैं, ब्राउजर के हिसाब से मार्जिन होते हैं। ठीक है जी सर। जी, ठीक हो गया, फिर समझ आ गई किसी को, आई है या नहीं आई, किसी को भी समझ नहीं आई? आ गया समझ सर। बस अब आपने जो समझ आ गई है ना, इसको आपने अप्लाई कर देना है। और नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपसे वो फॉर्म देखूंगा, इस तरह का कोई अच्छा सा खूबसूरत सा फॉर्म। ये तो आपने रफ सा डिज़ाइन किया ना,
क्विकली डिज़ाइन किया। आप इसको डिटेल के साथ बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा डिज़ाइन आप करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर अगली क्लास के अंदर मैं आपके फॉर्म भी देखूंगा और इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ओके सर इंशाल्लाह। ठीक है, फिर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। Yes.